आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले हमने फेज इक्विलिब्रियम एक और दो वाली स्लाइड्स में देखा था कि फेज इक्विलिब्रियम रूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फिर हमने वन कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी किया था। आज हम करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने वाटर सिस्टम को स्टडी किया था। आज हम सल्फर सिस्टम को स्टडी करेंगे। सल्फर सिस्टम में जो कंपाउंड होता है उसमें 4 फेजेस मिलती है। एक वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें सॉलिड फेज होती है 2, मोनोरोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइविक सल्फर। दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी लिक्विड सल्फर और चौथी होती है सल्फर वेपर। ये जो हमने है ये हमारे पास है, इसका फेज डायग्राम है जिसको हम स्टडी करेंगे। इसके एरियाज़ को और कर्व्स को प्रेशर और टेम्परेचर में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। हमने देखा है कि यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे दो इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलती है, रोम्बिक और मोनोक्लाइमिक। दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहती है। किस टेम्परेचर पर? 95.6 डिग्री टेम्परेचर पे, जिसे इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। यानी कि इस टेम्परेचर पर ये दोनों जो एलोट्रॉपिक फेजेस है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है सल्फर की, वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 फेज़ हमारे पास है, लेकिन यदि हम इसको फेज़ रूल में रखें यानी कि एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 में रखें तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, डेट मीन सी इजिकल टू 1। और यदि हम P4 रखते हैं तो एफ़ की वैल्यू आती है -1, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक टाइम पर सल्फर की चारों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है एट ए टाइम पर। अब हम कर्व्स को स्टडी करेंगे। कर्व पे हम जानते हैं कि जैसे इस डायग्राम में देखें हम, तो जो कर्व है, सपोज करो हमारे पास एफ ए कर्व है। इस कर्व पे 2 हमारे पास फेजेस मिल रही है, एक है रोम्बिक सल्फर और दूसरी है लिक्विड वेपर सल्फर। तो यहाँ पर दो फेजेस मिल रही है। डेट मीन्स क्या हुआ है, ये एक मोनोवेरिएंट कर्व है। इसी तरीके से ए बी पे हमारे पास मोनोक्लाइनिक और एस वी मतलब वेपर सल्फर है। तो यहाँ पे भी 2 फेजेस मिल रही है, जिसको हम सॉलिड और वेपर, इसको भी हम सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। और यहाँ ये भी मोनो वेरिएंट कर्व है। बी ई की हम बात करें तो बी ई पर हमें लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर 2 फेजेस मिल रही है, और इसे हम वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं। ये भी एक मोनो वेरिएंट कर्व है। बी सी यहाँ पे मोनोक्लाइनिक और लिक्विड मतलब सॉलिड और लिक्विड हमें मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूज़न कर्व बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये भी मोनो वेरिएंट कर्व है। ए और सी पे यहाँ पे क्या है कि रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है। इसको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, और ये भी एक मोनो वेरिएंट कर्व है। सी डी को हम फ्यूज़न कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड रोम्बिक और लिक्विड सल्फर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए हम इसको फ्यूज़न कर्व बोलते हैं। और ये भी एक मोनोवेरिएंट कर्व है। तो ये तो हो गई कर्व की बात। अब हम एरियाज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एफ ए सी डी। इस एरिया में जो हमें मिलती है वो मिलती है रोम्बिक सल्फर। तो यहाँ पे एक फेज़ मिल रही है, तो ये है वाई वेरिएंट एरिया है। यानी कि हमें यहाँ किसी भी पॉइंट को स्टडी करने के लिए हमें 2 वेरिएंट यानी कि 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। प्रेशर भी चाहिए हमें और टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम कर्व देखें ई बी सी डी। तो ई बी सी डी में आप देखो लिक्विड सल्फर हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी जब हम लिक्विड सल्फर एक फेज़ एग्जिस्ट कर रही है मतलब P इजिकल टू 1, तो यहाँ पे F इजिकल टू आएगा 2। यानी कि यहाँ पे भी हमें किसी भी पॉइंट को स्टडी करने के लिए 2 वेरिएंट चाहिए होते हैं। ठीक इसी तरीके से एफ ए बी ई, यहाँ पे जो इस एरिया में वेपर सल्फर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी एक बाई वेरिएंट एरिया है। अब हम अंदर वाले एरिया की बात करते हैं, मतलब ए बी सी के अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पे मोनोक्लाइनिक एक ही फेज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी एक बाई वेरिएंट एरिया है। अब हम ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट है वो 4 ट्रिपल पॉइंट हमें मिल रहे हैं। पहला तो देखो ए पॉइंट पे क्या है, 3 कर्व आके मिल रहे हैं। एक तो सब्लिमेशन कर्व एफ ए, दूसरा सब्लिमेशन कर्व है ए बी, और ट्रांजिशन कर्व मिल रहा है हमारे पास ए सी। यानी कि इस पॉइंट पे 3 फेज़ एग्जिस्ट कर रही है,
रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक और वेपर सल्फर। तो ये एक F इजिकल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक ये नॉन वेरिएंट कर्व है, यानी कि ये पॉइंट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जबकि प्रेशर 0.006 mm ऑफ एच हो और टेम्परेचर कितना 95.6 हो। यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे इस जो पॉइंट है यहाँ पे रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लाइनिक सल्फर में ट्रांजिशन होता है। दूसरा पॉइंट है बी। बी पे 3 कर्व आके मिल रहे हैं, एक तो सब्लिमेशन कर्व ए बी, एक मिल रहा है वेपर प्रेशर कर्व बी ई, और तीसरा है फ्यूज़न कर्व जिसको हम बोलेंगे बी सी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोनोक्लाइनिक सल्फर है वो मेल्ट होता है और लिक्विड फेज में जाके चेंज होता है। तो ये जो बी पॉइंट है इसे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लाइनिक सल्फर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, इसी तरीके ये भी एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है। तीसरा जो ट्रिपल पॉइंट है वो है सी। सी पे यहाँ पे कौन कौन से कर्व मिल रहे हैं यहाँ के, एक तो मिल रहा है ट्रांजिशन कर्व, एक मिल रहा है फ्यूज़न कर्व सी डी, और एक मिल रहा है बी सी, वो भी फ्यूज़न कर्व है। तो यहाँ पे सी पे क्या होता है कि 3 फेजेस हमारे पास आके मिल रही है, रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक और एस एल। एस एल मतलब लिक्विड सल्फर। तो ये भी एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है जो कि सिर्फ किसने पे एग्जिस्ट कर सकता है 150 डिग्री टेम्परेचर और 1290 एटमॉस्फेयर पे। इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, जो कि मोनोक्लाइनिक सल्फर से ज़्यादा होता है। अब हम देख रहे हैं एक पॉइंट, एक ट्रिपल पॉइंट और है ओ। ओ क्या है, जैसे ये सपोज करो हम यहाँ पे जो एस आर का एस मोनोक्लाइनिक में जो ट्रांजिशन है वो इस टेम्परेचर पे जो 95.6 टेम्परेचर है वो इतनी तेज़ी से होता है यहाँ पे कि उसको मोनोक्लाइनिक सल्फर में जो एग्जिस्ट ही ना करे, और ये फटाफट से मोनोक्लाइनिक जो रोम्बिक सल्फर है उसमें एक दूसरे में ट्रांजिशन में मोनोक्लाइनिक सल्फर एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो इस कर्व को हम पीछे तक बढ़ा सकते हैं, ए ओ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ए ओ पे जाके ये 114 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये जो होगा रोम्बिक के मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो ए ओ को हम मेटास्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि हम बी ई कर्व को पीछे की ओर बढ़ा दें, यानी कि देखो जब रोम्बिक से मोनोक्लाइनिक की तरफ जाता है तो ये जो ये कर्व है ए सी, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग ट्रांजिशन पॉइंट पे भी दिखाता है। होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन रोम्बिक सल्फर चेंजेस इनटू मोनोक्लाइनिक सल्फर। मतलब जब रोम्बिक सल्फर को हम मोनोक्लाइनिक सल्फर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड साइड में आएगा, यानी कि वापस रोम्बिक सल्फर की तरफ आएगा, जिसके कारण उससे क्या होता है उसका ट्रांजिशन जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ये हमने सारे एरियाज बताए हुए हैं। अब ट्रिपल पॉइंट हम बात कर रहे थे मेटास्टेबल। अब हमने सी ओ की बात करी थी। सी ओ पे भी क्या होता है कि मेटास्टेबल फ्यूजन कर्व है जो हमने बताया था रोम्बिक सल्फर का है। तो यहाँ पे भी तीनों जो मेटास्टेबल कर्व्स आके मिल रहे हैं यहाँ पे इस ट्रिपल पॉइंट पे, इसलिए से हम इसे ट्रिपल मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे भी 3 फेज मिल रही है, कौन सी, रोम्बिक एस आर, वेपर सल्फर एस वी और लिक्विड सल्फर एस एल। और ये भी एक नॉन वेरिएंट, यहाँ पे जो है वो एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है ये, जहाँ पे टेम्परेचर जो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही हो सकता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होना चाहिए 0.0 mm और एच जी होना चाहिए। तो ये तो थी सारी बातें हमारी सल्फ़र की। एक और आपके सिलेबस में है वन कंपोनेंट सिस्टम, वो है CO2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये वाटर सिस्टम से ही मिलता जुलता है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे हम इसका जो फेस डायग्राम है, ये इसका फेस डायग्राम है, इसको हम देख लिया कि फेस डायग्राम में जो वो कर्व मिल रहे हैं हमें इसमें 3 ओ एस, जिसे हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, जहाँ पे कि सॉलिड CO2 और गैसियस CO2 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे हैं। तो इस यहाँ पे 2 फेजेज इक्विलिब्रियम पे, इसलिए ये एक मोनोवेरिएंट कर्व है। ठीक इसी तरीके से ओ बी, ये वेपर प्रेशर कर्व है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड CO2 और गैसियस CO2 इक्विलिब्रियम में है।
ठीक उसी तरीके से OC फ्यूज़न कर्व है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 इक्विलिब्रियम पे। तो ये तीनों कर्व क्या है, मोनोवेरिएंट कर्व्स है। अब हम एरियाज़ की बात करते हैं, तो एरिया में क्या होगा, जो SOC वाला एरिया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है, सॉलिड CO2। और जो SOB वाला एरिया है, वहाँ पे गैसियस CO2 एक ही फेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी एक मोनो बाई वेरिएंट एरिया है। ठीक इसी तरीके से COB ये भी एक बाई वेरिएंट एरिया है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ट्रिपल पॉइंट है O, जहाँ पे तीनों कर्व आके मिल रहे हैं, यानी कि तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही है, ये एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है। मतलब 5.11 एटमॉस्फेयर प्रेशर और -56.6 डिग्री टेम्परेचर पे ये तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर सकती है। अब क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हमारे पास जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड फेज आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका ट्रिपल पॉइंट 5.11 एटमॉस्फेयर पे है। इसलिए जब हम इसको एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे CO2 को गर्म करते हैं तो लिक्विड फेज आती ही नहीं और सीधे ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। कितने पे, -78 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इसके कारण कैसे क्या होता है कि ये सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैसियस फेज में आ गया, इसलिए हम इसे ड्राई CO2 भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो उसका वेपर प्रेशर कर्व है, उसका इंक्लाइनेशन किधर की साइड है, राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड जो CO2 होती है उसका वॉल्यूम कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड CO2। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड के जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बैक साइड आता है, इसलिए जो इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो प्रेशर के साथ बढ़ जाता है, जो कि CO2 का बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे यह हमने वन कंपोनेंट सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। 3 तरह के हमने वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़े हैं, CO2, H2O और सल्फर।